नहीं बेटा जी, आज हमारा 15वां लेक्चर है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करेंगे हम क्या ये चीज़ है। सही है। हम एक्चुअली माइक्रोस्कोपी से निकल के, हिस्ट्री से निकल के अब हम एक्चुअली सेल को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो बेटा सेल के स्ट्रक्चर में ना दो चीज़ें होती हैं। एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स आर, आपको पता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, और विच आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बने होते हैं, ठीक है जी, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस। ये बात तो हमें सारी पता है, इसलिए हम बेटा ऑर्गेनल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेल में होती हैं और दे आर नॉट ऑर्गेनल्स। उनमें से एक सेल वॉल है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और एक साइटोप्लाज्म है, और एक साइटोस्केलेटन है। साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, अगर आप गौर करें ना बेटा, तो वॉल से मुराद दीवार है। तो मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल, ठीक है जी, नंबर 1। दूसरे नंबर पे बेटा ये हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, नॉन इलास्टिक है और फ्रीली परमिएबल है। ये चारों लफ्ज़ों का मतलब मैं आपको बताऊंगा। हार्ड, रिजिड, हार्ड को आप इसके साथ रिजिड का लफ्ज़ लिख देते हैं। रिजिड से मुराद नॉन इलास्टिक भी होता है, जिसमें कोई इलास्टिसिटी ना हो, बड़ी सख्त दीवार है, इतनी भी सख्त नहीं जितनी ये दीवार है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सख्त है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, बड़ी मजबूत है, नॉन इलास्टिक और फ्रीली पर हर चीज़ इसमें से गुजर सकती है। ये नहीं भी आप भी गुजर जाए, ये नहीं सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वाटर एंड जो आयंस और मॉलिक्यूल्स, उन चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये है सेल वॉल, प्लांट सेल की सबसे बाहर होती है। और अगर मैं ये बताऊं आपके सामने, तो प्लांट सेल बेटा जब हम बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह बना देते हैं। फ़र्ज़ किया प्लांट सेल को चौरस बनाते हैं, फ़र्ज़ किया ये प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो मैंने ब्लैक बनाई है। सबसे अंदर यही होती है, इसके अंदर आगे प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्लांट सेल का एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और छोटे छोटे बाकी ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक राइबोसोम्स, ये वो सारा कुछ, गोल्जी ऑपरेटस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैं सिर्फ समझाने की खातिर आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई है, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो दीवार होती है बेटा, ये वाली, इसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। और याद रखिएगा, ये सेल वॉल जिस चीज़ की बनी होती है, हम इसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं, खुद इसको, उस चीज़ को, सेलुलोज वगैरह को खुद सेल ने ही बाहर निकाला होता है। यानी ये समझे कि मैं अपने अंदर से कोई चीज़ ऐसी फेंक रहा हूँ जो मेरी पूरी बॉडी, शहद की तरह, जो पूरी बॉडी के ऊपर आके वो फिक्स हो जाती है, तो वो मुझे कवर कर ले, वो है मेरी सेल वॉल। अगर मैं एक सेल हूँ तो यानी इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी इट इज़ क्रिएटेड बाय, ये क्या है? सेल वॉल। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बारे में भी हमने पढ़ना ही नहीं। सेल वॉल जो है, इट इज क्रिएटेड बाय द सेल। इसका जो भी सामान इसमें लगता है वो सारा खुद सेल अपने ही गिर्द बाहर फेंकता है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर हम बेटा याद रखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ ली, मतलब उसके बारे में जनरल सा, उसके बाद आपने पढ़ना होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, ऑर्गेनल्स के बारे में आपने ये बातें पढ़नी है, ठीक है। अगर ये सारी हूँ तो नंबर 1 ऑर्गन को डिफाइन, ऑर्गेनल को डिफाइन करना है। अगर उसकी डेफिनेशन हो नहीं तो उसके बारे में कोई एक इंट्रोडक्शन सा लिखना है। नंबर 2 उसकी केमिकल कंपोजिशन लिखनी है। वो मैं इसलिए एंड पे लिखूंगा क्योंकि मैं बैक्टीरिया, प्लांट और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल वॉल होती है, उनके बारे में, सारों के बारे में लिखूंगा, तो इसलिए मैं फिर उनकी सारों की कंपोजिशन को एंड में डिफाइन करूंगा। उसके बाद तीसरी बात बेटा लिखते हैं स्ट्रक्चर,
और चौथी बात लिखते हैं बेटा फंक्शन। तो ये वाली बातें आपने तरतीब से लिखनी है। इसके अलावा डायग्राम और कोई एक्स्ट्रा बातें हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। इधर देखिए वो आखिरी पैराग्राफ में ये तरतीब, और ये चारों आप हेडिंग भी बना सकते हैं। सही है। सबसे पहली बात ये आपने याद रखी कि इसके बारे में ओवरव्यू, केमिकल कंपोजिशन को हम एंड में लिखेंगे और मैं एंड में लिखूंगा, आप चाहे उधर ऊपर भी लिख सकते हैं। और स्ट्रक्चर की बात अगर हम करें तो मैं स्ट्रक्चर की भी हेडिंग दे देता हूं इसके। तो बेटा स्ट्रक्चर में ये बनी होती है 2 दीवारों की, यानी आम तो वैसे तो 3 इसके पार्ट हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल। पर हम चूंकि जो बात करने जा रहे हैं, यानी अगर मैं इतने से हिस्से को आपके सामने काटूं तो सबसे पहले इसके 3 पार्ट हैं। एक को हम कहते हैं द प्राइमरी वॉल, जो सबसे बाहर होती है, ठीक है। यानी अगर मैं इसको आपके सामने खोल के ज़रा बड़ा करके बयान कर दिया है तो जो बेटा प्राइमरी वॉल होती है वो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है और ये बनी होती है सेलुलोज की। ये क्या है? प्राइमरी वॉल, और ये बनी होती है सेलुलोज। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट है। ये ग्लूकोज का बना होता है और ग्लूकोज को जोड़ के पॉलीमर, ये आप पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके, ग्लूकोज को बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़ के ये बनता है। इसमें ब्रांचिंग होती है, अभी हम डिस्कस नहीं करने जा रहे, तो वो हमारा फर्स्ट ईयर की क्लास में आप जाके पढ़ेंगे। तो प्राइमरी जो इस वॉल है उसका मेन कंपोनेंट सेलुलोज होता है, और जो सेकेंडरी वॉल है इसके बाद वो सारे प्लांट सेल में जरूरी नहीं है कि हो, कुछ प्लांट सेल लाइक जाइलम किताब में एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा जो स्पोर्टिव टिश्यू होता है, यानी प्लांट के अंदर हम पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर में टिश्यूज, इनमें जो स्पोर्टिव टिश्यू है, स्पोर्टिव यानी ये प्राइमरी वॉल तो सारों में होती है, सारे प्लांट सेल्स में प्राइमरी वॉल होती है। मैं लिख देता हूं ऑल प्लांट सेल, ठीक है। और जो सेकेंडरी वॉल है, जो दूसरी चीज है बेटा, वो सारों में नहीं होती, दे आर दी सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो है वो मतलब एग्जांपल हो गई लाइक जाइलम में होती है जो पानी की तरसील करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पोर्टिव टिश्यू के सेल्स, अब उनके नाम फाइबर्स, ट्रैकेट्स वो आप ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन आपको इतना पता है स्पोर्टिव टिश्यू के सेल्स में ये सेकेंडरी, और ये थिक होती है वॉल बेटा, और ये लिग्निन की बनी होती है। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ईयर बेटा तुमने फर्स्ट ईयर से पढ़ना है, तुमने भी उसमें आपको और मुख्तलिफ पॉलीसेक्राइड्स और फ्ला और डमका और साथ साथ लिग्निन भी दिया होगा। लिग्निन भी एक तरह का, लिग्निन लकड़ी को कहते हैं। तो ये आपको लग गया पता कि ये थिक सेकेंडरी सेल वॉल, ये सारे ये मोटी होती है। उससे तीसरी लेयर है दैट इज मिडल लैमेला, वो इन दोनों के वो अभी वो किताब में यहाँ नहीं लिखा हो तो हम भी नहीं पढ़ते। सही है जी। तो ये हो गया, दैट इज दी स्ट्रक्चर भी आपको समझ आ गया। यानी ये प्राइमरी वॉल थी और ये मैं नीले रंग की जो बना रहा हूं ये सेकेंडरी वॉल है। ये हमने इतना छोटा सा हिस्सा इधर शो कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप गौर करें तो अब आते हैं कंपोजिशन के ऊपर और फिर फंक्शन के ऊपर। तो पहले फंक्शन फिर कंपोजिशन, आखिर में कंपैरिजन के साथ। बेटा जो है ना इसका फंक्शन वो मैं आपको बता देता हूं। तो नंबर 1, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, हार्ड है, सख्त है, हाँ दे दो। तो ये हार्ड है, सख्त है, तो ये क्या करती है, इट इज प्रेजेंट, हम कहेंगे सब पता नहीं बच गए, वो बसरा को देने थे 50 वाह यार कितने अच्छे हो। अच्छा तो फंक्शन जो है बेटा उसमें अगर हम बात करें तो व्हाट वी से के नंबर 1 सेल को नंबर 1 प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। बेटा ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी बता देता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना बड़ी नाजुक होती है, ये फट जाती है जल्दी। पानी भर जाए ना, आप समझे फर्ज किया आपने बड़ा ही पानी पी लिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी मेरे दिमाग में कुछ और आ नहीं रहा। आपने प्यास लगी हुई थी इफ्तारी में, आपने जी भर के पानी ही पी लिया है, तो आप फट सकते हैं। फर्ज किया अगर आप कमज़ोर हैं
तो अगर आपने अपने लोहे का एक लिबास पहना हुआ है जो बिल्कुल आपकी स्किन के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर आप फटेंगे नहीं ना। समझ रहे हैं ना जी बात को। दिस इज व्हाट वी से कि ये स्ट्रांग है, चूंकि मजबूत है। इसके एक और एग्जांपल लें। आप एक गुब्बारा लें, उसमें पानी भरें, हैं, पानी अच्छी तरह भरें। अब आप वो गुब्बारा फट सकता है, लेकिन अगर आप उसी गुब्बारे को किसी प्लास्टिक के डब्बे के अंदर रख देंगे तो फटेगा नहीं ना, क्योंकि वो उसको सपोर्ट। तो सबसे पहली बात क्या इसने ये प्रोटेक्शन देती है सेल को, उसको ऑस्मोटिक लाइसिस, लाइसिस कहते हैं टूट जाना, किसी सेल का फट जाना, यहाँ पे आएगा, उसको ऑस्मोटिक लाइसिस से बचाती है। दूसरे नंबर पे उस सेल को सपोर्ट देती है। और फिर दूसरे नंबर पे देखें, आपने वो गुब्बारा आप वो गुब्बारा इस कप में रखेंगे तो वो इस कप की शक्ल ले लेगा। आप उसको अपने हाथ में पकड़ेंगे, वो आपके हाथ की शक्ल ले लेगा। यानी तो ये जो सेल वॉल की शेप वही सेल की शेप। समझ आ गई? तो ये भी आपको लग गया पता कि ये तीसरे यानी शेप देती है, प्रोटेक्शन देती है, सपोर्ट देती है, बाकी ये सब जनरल सी बातें हैं। अच्छा, आखिरी बात क्या है? वो ये है बेटा कि कंपोजिशन हम बात कर रहे थे, और फिर एक और डेफिनेशन, एक और बात भी है, वो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कंपोजिशन में अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ नीचे। तो बेटा जो होती है ना, यानी फंक्शन भी हो गया, तीसरी चीज ये, दूसरी चीज ये, पहली चीज, और चौथी चीज क्या हो गई? दैट इज दी कंपोजिशन। बेटा जो तो प्लांट की सेल वॉल है वो तो मैंने आपको बता दी है कि वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें लिग्निन भी होता है। अगर सेकेंडरी वॉल हो तो जब आपसे कोई पूछे प्लांट की सेल वॉल, तो पहला ऑप्शन आपने सेलुलोज लगाना है। और अगर वहाँ ए और बी दोनों हो, यानी बोथ की ऑप्शन हो, और लिग्निन और सेलुलोज दोनों, तो फिर आपने ये दोनों लगाने हैं। और अगर सिर्फ सेकेंडरी वॉल का पूछा हो तो फिर आप सेलुलोज नहीं लगाएंगे। समझ रहे हैं ना आप बिल्कुल, आपको पता लग गया। लेकिन इन प्लस किताब में और फर्स्ट ईयर आगे किताबें में पॉलीसेकेराइड्स और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पर आपकी किताब में ये बातें तो आप इतना ही लिखेंगे। दूसरे नंबर पे ये है बेटा प्लांट्स की सेल वॉल। किसकी सेल वॉल? प्लांट की सेल वॉल। बेटा एनिमल सेल में तो होती ही नहीं सेल वॉल, ठीक है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, उनमें भी यही, यानी प्लांट्स में भी, और प्लांट लाइक प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। बेटा फंजाई में भी सेल वॉल होती है, पर वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, और वो किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकैन। और इवन सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल भी पेप्टिडोग्लाइकैन की नहीं बनी होती, लेकिन हम चूंकि जनरल बात कर रहे हैं तो आप ये बातें लिखेंगे, सही है। और सबसे लास्ट पॉइंट, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो ये है बेटा कि अगर ये एक प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरे प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सही है जी, इसी तरह तीसरे चौथे प्लांट सेल की, और ये उनकी सेल वॉल है, सही है। ये एक की सेल वॉल है, ये दूसरे की सेल वॉल है। तो बेटा जो दो प्लांट सेल्स होते हैं उनके आपस में, उनकी सेल वॉल में छोटे छोटे सुराख होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, उनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। और मैं इनकी डेफिनेशन आपकी लिख देता हूँ, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। दैट इज देयर आर स्मॉल पोर्स, देयर आर स्मॉल पोर्स इन द सेल वॉल्स ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट कहते हैं साथ साथ वाले, एडजेसेंट प्लांट सेल्स। इधर देखें, थ्रू विच देयर, यानी इनसे इनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्ट होता है, उसका भी इसका भी। देयर साइटोप्लाज्म इज कनेक्टेड। तो ये हो गए बेटा प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं, ये डेफिनेशन आपको ये इधर से एक्सचेंज वगैरह होता है। तो सेल वॉल के बारे में कोई सवाल है बेटा? तो फिर चूंकि मैं ये वाला हिस्सा रिमूव करके तो आपको प्लाज्मोडेस्माटा बस यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, और डेफिनेशन वगैरह बाकी सारी कुछ रिमूव कर देता हूँ। तो हम इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन? ज़करिया?
मौलवी साहब, अवैस, उमैर, एनी क्वेश्चन काका? चलो तो बेटियों, आप में से किसी का सवाल है? कोई अल्लाह के नाम पे 10-15 रुपए का है? अच्छा खैर, इधर देखिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज दी, बेटा जी हम बात करने जा रहे हैं द सेल मेम्ब्रेन, यानी पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। गल एक ही है, पर वो अभी डिस्कस करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बेटा डिफाइन करूं तो हम कहेंगे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ना एनिमल सेल। बेटा प्लांट सेल में तो इसके बाहर सेल वॉल होती है कि नहीं? तो एनिमल सेल को हम आम तौर पे जब जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम गोल बनाते हैं, ठीक है जी। तो अगर मैं आपके सामने ये एक एनिमल सेल बना दिए हैं, पर ये बिल्कुल गोल तो नहीं बनाया क्योंकि मैंने यहाँ सारी स्ट्रक्चर आपको समझानी है, ये नीचे वाला पार्ट रिमूव कर देना है। इसके अंदर एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, उसके बाकी सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है ना जी, और उनके बारे में भी मुझे डिस्कस करना ही नहीं है, आई विल रिमूव देम, सही है। तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, ये आपको डेफिनेशन में एक तरह का पता लग गया। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो अगर आप गौर करें तो वही पैटर्न हम इसमें भी फॉलो करेंगे। तो केमिकल कंपोजिशन में बेटा ये लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड। मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, आपको समझ तो आ गया ना? तो मैं सिर्फ इतना हिस्सा इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा बस, ठीक है। तो ये बनी होती है बेटा फास्फोलिपिड्स, एक खास किस्म के लिपिड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फास्फोरिक एसिड लगा होता है। तो फास्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स, और इधर देखें तो प्रोटीन्स के 40% के करीब इसमें लिपिड्स होते हैं, कोई 60% के करीब इसमें प्रोटीन्स होती हैं, और प्लस हम कहेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसी तरह प्लस स्टीरोल्स यानी स्टीरॉइड्स वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, वो इसमें थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होते हैं। ये तो इसकी केमिकल कंपोजिशन हमें समझ आ गई, ठीक है। अब फंक्शन हम सबसे आखिर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दूसरा पॉइंट था, ये पहला पॉइंट था, ये तीसरा पॉइंट है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ये बड़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन है, बड़ी नाजुक मेम्ब्रेन है। तो बेटा इसके स्ट्रक्चर के हवाले से दो डिफरेंट पॉइंट्स थे। एक को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन वो वाला मॉडल इसका इतना कामयाब नहीं है। जो इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्ट्रक्चर है वो ये साबित करती है कि यहाँ लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स। तो उसको हम लिपिड बाई लेयर कहते हैं, सही है। याद रखिएगा बेटा, जो फास्फोलिपिड होते हैं ना, फास्फोलिपिड की एक स्ट्रक्चर होती है। फास्फोलिपिड की केमिकल स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बनाऊंगा, ये उसका हेड होता है और एक उसकी टेल होती है इस तरह। ये टेल जो है ये पानी से भागती है, ये वाटर रिपेलिंग होती है, इसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब डरती, हाइड्रोफोबिक। और जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये टेल जो है ये क्या है? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। और जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है उसमें लिपिड बाई लेयर होती है। पहली चीज क्या हो गई? लिपिड बाई लेयर। तो मैं आपके सामने बनाऊंगा लिपिड बाई लेयर तो आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी बेटा, ये मैं लिपिड के हेड बना रहा हूं सारे, सही है, और फर्ज किया ये आपके सामने बन गए, सही है जी। और ये दूसरी लेयर के हेड बना रहा हूं, तो बेटा सेल के बाहर भी पानी होता है, सेल के अंदर भी पानी होता है, तो टेल्स यहां पे आएंगी ना कि नहीं? अब मैं सिर्फ जल्दी जल्दी में इसको इस तरह बना देता हूं, वरना आपको हर एक से ये इस तरह बनानी पड़ेगी, सही है ना? तो ये क्या चीज बनी? इट इज लिपिड बाई लेयर। वो आपकी किताब में यहाँ पे भी बनाए हुए हैं क्योंकि वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, पर मुझे उसको बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अब आज ये समझ लें आप, ऐसे सेल है, ठीक है जी। अच्छा,
लिपिड बाइलेयर के बाद इसमें अगर आप गौर करें तो लिपिड बाइलेयर मेन लेयर है और यही इट प्रोवाइड्स फ्लूइडिटी एंड इलास्टिसिटी, यानी ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी और इलास्टिसिटी देती है। ये है असल लेयर। जिस तरह आप एक कपड़े को ऐसे ऐसे कर दें तो कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे आप हिला दें, झाड़ दें, तो वो वैसे जिस तरह सेल के गिर्द भी समझे एक कपड़ा सा पड़ा हुआ है। ये दूसरी जो चीज होती है इसमें वो होती है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को मैं आपके सामने यहां ब्लू से बनाएंगे तो प्रोटीन मॉलिक्यूल या तो बेटा यहां ऐसे होंगे यानी ऊपर वाली सरफेस के साथ, या फिर वो नीचे वाली सरफेस की जगह यानी ये इस जगह पे प्रोटीन है, या कुछ प्रोटीन ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन होंगी यानी वो इस तरह होंगी। समझ गए? यानी हम कहेंगे ये हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और ये हैं इम्बेडिड, इसके अंदर इम्बेड किए हुए, समझ रहे हैं ना, दंसे हुए, इम्बेडिड इन द लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इम्बेडिड है। कुछ उसमें अंदर वाली लेयर में है, कुछ बाहर वाली लेयर में है, कुछ ऐसे क्रॉस करते हैं। समझ आ गई जी बात? इन अ मोज़ेक फैशन। मोज़ेक एक आर्टिस्टिक स्टाइल है, सही है। तो आपको लग गया पता कि सर प्रोटीन्स कितने हैं, किधर हैं, स्ट्रक्चर हमने बात कर ली। सो इसको बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, हम अभी बात करेंगे। अच्छा, तीसरी बात आ गई सर कार्बोहाइड्रेट्स किधर गए? तो कार्बोहाइड्रेट्स या तो बेटा लिपिड्स के साथ जुड़ते हैं या फिर प्रोटीन्स के साथ जुड़ते हैं। समझ रहे ना? अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़े तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्रोटीन्स के साथ जुड़े तो उसको हम कहते हैं ग्लाइको प्रोटीन, और अगर लिपिड्स प्रोटीन के साथ जुड़े तो उसे लाइपोप्रोटीन्स कहते हैं, लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि there is a lipid bilayer which provides the fluidity and elasticity to the membrane, and the protein molecules are embedded in that lipid bilayer in a mosaic fashion। समझ आ गई? इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब आखिर स्ट्रक्चर भी पता लग गया, कंपोजिशन भी पता लग गई। अब आ गया बेटा फंक्शन शरीफ। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 3 अहम तरीन फंक्शन होते हैं। बेटा मुझे एक बात बताएं, वो चीज़ मैं आपको बताऊं, वो आपको यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इसकी इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेमी परमिएबल कैसे है। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता देता हूं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि कुछ चीजों को अपने अंदर से गुजरने देगी और कुछ चीजों को नहीं गुजरने। कुछ चीजें आसानी से गुजर जाएंगी, कुछ चीजें जिनके ऊपर चार्ज होगा, जिनका साइज बड़ा होगा, या जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगी, हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, वो प्रोटीन इसके अंदर से नहीं गुजर सकती। वो यानी कुछ में वो फ्रीली परमिएबल थी। ये डेलिकेट है, वो हार्ड थी, स्ट्रॉन्ग थी। ये बड़ी आउटर मोस्ट एनिमल सेल में, वो प्लांट सेल में थी, वो नॉन इलास्टिक थी, ये इलास्टिक है, सही है। और ये बड़ी डेलिकेट मेम्ब्रेन है और ये सेमी परमिएबल है कुछ चीज़ों को। जिस तरह अगर आप गौर करें तो ये दरवाज़ा फ्रीली परमिएबल है, इसमें से कोई भी जा सकता है, लेकिन ये जाली सेमी परमिएबल है, कुछ चीज़ें आ सकती, कुछ चीज़ें साइज की वजह से नहीं आ सकती। एग्जाम्पल है, सही है जी। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच आप लिखेंगे पूरा, व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सम सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट एंड ब्लॉक्स द अदर्स, स्टॉप्स द अदर। ठीक है जी। अच्छा, जब ये भी हो गया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो बेटा अगर ये सेमी परमिएबल जाली जो है, इस कमरे के अंदर आप दूर से चीजें फेंक रहे हैं, आप अंडा फेंक रहे हैं, आप पानी फेंक रहे हैं, लस्सी फेंक रहे हैं, दूध फेंक रहे हैं, कौन सी चीज आएगी कौन सी चीज नहीं आएगी वो इस मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है ना, कि रास्ता कितना है। तो इसका मतलब है सेल के अंदर क्या क्या होगा ये किस पे डिपेंड करता है? केमिकल्स में, ऑर्गेनल्स में नहीं, वो तो खुद ब खुद बने हैं। तो यानी इट मेंटेन्स द
इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल के अंदर जो भी सामान है उसको मेंटेन रखना इसका काम होता है, मेन काम इसका ये है। दूसरे नंबर पे बेटा इसके मैंने आपको 3 काम बताऊंगा, सही है। दूसरे नंबर पे दैट इज ये बहुत सारे मैसेजेस को मैनी सेंस एंड ट्रांसमिट्स मैनी केमिकल मैनी हम कहेंगे केमिकल मैसेजेस। बेटा अगर सेल के एक सेल के ऊपर एक केमिकल आके लगा है, वो केमिकल आके जैसे लगता है, क्यों लगता है कि उसका रिसेप्टर उसके ऊपर है, मेम्ब्रेन के ऊपर है। यानी कई वायरस ऐसे हैं जो एक खास सेल पे जाके लगते हैं, क्यों? क्योंकि उस सेल की मेम्ब्रेन पे उस वायरस का रिसेप्टर लगा होता है। यानी इसलिए का मतलब ये हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये केमिकल मैसेजेस को रिसीव भी करती है और उनको कैरी भी, सेंड भी करती है। इसी तरह जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसी के ऊपर मैसेज चलता है, वो आप अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे कि कैसे चलता है, ठीक है। तो आपको यहां तक बस इतना याद रखना है। और फिर तीसरा फंक्शन बेटा, कुछ बैक्टीरियल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फोटोसिंथेसिस भी करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल की, तो वो किताब में नहीं लिखी हुई बात तो हम छोड़ देते हैं, समझ आ गई। वो रेस्पिरेशन भी करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है, वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो ये आपको लग गया पता कि प्लाज्मा में। अब सवाल पैदा, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। देखें बेटा, जो सेल आपको मैंने अभी यही सेल बताया ना, ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये ब्लैक वाली जो सेल को बाहर से कवर करती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्री। इसलिए मैंने प्लाज्मा के नीचे आउटर मोस्ट बाउंड्री लिखा है। अच्छा, आप गौर करें तो ये एनिमल प्लांट सेल है, फर्ज किया ये एक एनिमल सेल है, इसकी भी मैं आउटर मोस्ट बाउंड्री जो है ये है बेटा प्लाज्मा, ये है जी मैं इधर बना देता हूं इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा बेटा, न्यूक्लियस होता है अंदर, तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, समझ आ गई। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है सेल के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी दीवार है, तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फिर गोल्जी अपरेटस है, उसकी अपनी दीवार है, उसको गोल्जी मेम्ब्रेन कह देते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपनी दीवार, यानी सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स हैं उन सारों की भी तो दीवारें हैं ना, उन सारियों को प्लस इसको, यानी ये प्लस ये सारी इज इक्वल टू सेल मेम्ब्रेन्स, समझ गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ओनली आउटर मोस्ट बाउंड्री एंड सेल मेम्ब्रेन्स वो सारी की सारी जो एक सेल में होती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और बाकी सारी अंदर वाली भी। तो बेटा कोई सवाल है तो पूछ।